जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की, जैसे शिफ्ट्स इन एज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, फिर हम लोगों ने ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। ठीक है, कितनी डाइवर्सिफाइड हमारी पॉपुलेशन है एज वाइज और जेंडर वाइज। ठीक हो गया जी। आगे अब चलते हैं। अब ये जो है ये बहुत अर्सा पहले एक रिसर्च स्टार्ट हुई थी, बहुत अर्सा से, लेकिन अभी भी चल रही होती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसको हम लोग कहते होते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। और ये अमेरिका के अंदर बेसिकली इसको ये तरीकेकार तो नहीं कहना चाहिए, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो है कि अमेरिका के अंदर जो लोग किस वक्त जो लोग बहुत अर्सा पहले पैदा हुए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद पैदा होने वाले लोगों की अंडरस्टैंडिंग और उनकी मेंटालिटी और उनकी यूजेज क्या होगी, उसके बाद पैदा होने वाले लोगों की है की अंडरस्टैंडिंग और उनकी यूजेज क्या है। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको थोड़ी सी डिटेल्स। वो ये कि बच्चों, जब हम लोग वो लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम लोग अगर अपनी एग्जांपल लें तो वो लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जो हैबिट्स थी, ठीक है, उनकी जो हैबिट्स थी वो उनके चिल्ड्रन की या उनके किड्स की हैबिट्स नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनकी जो हैबिट्स होंगी बेटा वो सेम नहीं होंगी, उनको इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं मिलेगा, हैबिट्स एक जैसी नहीं होंगी। और उसके बाद ये भी है कि उनको जो टेक्नोलॉजी है वो सेम सेम नहीं मिलेगी। तो इनमें डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को हम लोग एक और नाम देते हैं जनरेशन गैप का। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पेरेंट्स की हैं वो अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है, तो इसलिए गैप होता है। तो यानी कि वो लोग जो हमारे पेरेंट्स की एज के हैं उनको अगर हम लोगों ने कन्विंस करना है किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो एक अलग अंदाज में हम लोग उनको कन्विंस करेंगे। वो लोग जो हमारी एज के हैं उनको एक अलग अंदाज में हम लोगों को कम्युनिकेट करना होगा। इसी तरीके से जब हमारे बाद में जो आने वाले लोग हैं उनका जो रहन सहन, उनका जो अंदाज है, उनके जो हैबिट्स, उनको जो टेक्नोलॉजी मिली, उनको जिस तरह का इन्वायरमेंट मिला, उस हवाले से वो एक अलग उनको कम्युनिकेट करने का एक अलग से तरीका होगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अमेरिका में कहा जाता है कि ये इन्होंने कुछ जनरेशन्स के नाम रखे हुए हैं। ठीक हो गया। एक जनरेशन जो है उसको हम लोग कहते हैं बेबी बूमर, उसके बाद आएगा जनरेशन एक्स, उसके बाद आएगा जनरेशन वाई, उसके बाद आएगा जनरेशन जेड। ठीक है जी। अब ये जो बेबी बूमर्स और जनरेशन वाई और जनरेशन जेड है ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है जी। अब ऐसा है कि वो लोग जो 1946 से लेके 1964 तक इन 18-20 साल की उम्र की ड्यूरेशन में पैदा हुए उनको हम लोग कहते हैं बेबी बूमर्स। ही नाम रखा हुआ है जनरेशन का, ये वो बेबी बूमर्स है। मैं आपको एग्जाम डिटेल समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे जो 1965 से लेके तकरीबन 1977 तक पैदा हुए तो उनको हम लोग कहते हैं जनरेशन वाई। ठीक है जी। उसके बाद जनरेशन जेड जो है वो 77 से 2000। उसके बाद वो लोग जो 1977 से लेके 2000 तक पैदा हुए उनको जनरेशन, सॉरी ये जनरेशन एक्स होगी, उनको जन वाई कहते हैं। और उसके बाद अगली जो हमारी नस्ल आती है वही आती है कि वो लोग जो सन 2000 से लेके 2012 तक बच्चे पैदा हुए उनको हम लोग कहते हैं जनरेशन जेड। ठीक हो गया। अब बताया ये जाता है और अंडरस्टैंडिंग और जो हमारी रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि जनाब वो लोग जो बेबी बूमर्स कहलाते हैं इस टाइम में पैदा होने वाले लोगों ने एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट देखा था। इनके परचेज डिसीजन और होंगे, इनके परचेज डिसीजन और होंगे, इनके परचेज डिसीजन और होंगे, और इनके परचेज डिसीजन या इनकी जो हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने अलग अलग जनरेशन को अलग अलग नाम दे दिया। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले जो आती है वो क्या आती है,
बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स के बारे में जैसे कि हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हम लोगों को सही समझ आ जाए। अच्छा जी, बेबी बूमर्स कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 1964 से लेके 1940 से लेके 64 में पैदा हुए। अगर 1940 से लेके 64 तक अभी अगर वो उनको अगर हम लोग देखें तो आज 2020 में उनकी कितनी उम्र होगी? तो उनकी तकरीबन 57-58 से लेके 75-76 होगी। ठीक है, ये इन लोगों को कहा जाता है, और इनकी जो तादाद है अमेरिका के अंदर वो कितनी है? 7.71 मिलियन, सॉरी दुनिया में 71 मिलियन। अब ये जो 71 मिलियन पॉपुलेशन दुनिया की है, दुनिया के एक खित्ते की है, उसमें बच्चों देखना ये है कि ये लोग कौन है? इनके बारे में ये कहा जाते हैं कि ये सबसे ज्यादा अमेरिका की जो सबसे ज्यादा जो अफ्लुएंट पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा फ्लुएंट अमेरिकन हैं, वो ये हैं। सबसे ज्यादा फ्लुएंट क्यों है? इसलिए कि इन्होंने ये बहुत ज्यादा अमीर है। अगर हम लोग एग्जांपल दें, तो अगर हम लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट जो अभी मौजूद है उसकी एग्जांपल दें, ठीक है, जो बाइडन की एग्जांपल दें, अगर हम लोग ट्रंप की एग्जांपल दें, अगर हम बिल गेट्स की एग्जांपल दें, ये तीन चार, अगर हम लोग वॉरेन बुफे की एग्जांपल दें, ठीक है, बिल गेट्स की एग्जांपल दें, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो बेबी बूमर्स हैं, यानी कि इनकी पैदाइश 1964 से पहले हुई थी। ठीक हो गया जी। अब इनके बारे में डिटेल्स क्या है? इनकी शेपिंग इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स जो है इन्होंने इनको शेप किया था, इनकी सिचुएशन को बदला था। नंबर वन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अजीम 1945 में खत्म हुई थी जब, तो उसके बाद चूंकि ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो जब 1945 की जब सिचुएशन थी 1945 की, तो हम सब लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में तबाही मच गई थी, और दुनिया भर में बहुत से लोगों ने बहुत सी महरूमियाँ देखी, बहुत से परेशानियाँ देखी। और उसके बाद वो बच्चे जो उस टाइम पे पैदा हुए हैं, जिनमें से कुछ के पेरेंट्स नहीं, कुछ की प्रॉपर्टी मिस हो गई, कुछ लोगों के पेरेंट्स गुम हो गए, कुछ के फोत हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो है ये बच्चे जो है वो इनको इनकी केयर जो है वो की जाने लग पड़ी। और दूसरे नंबर पे ये है कि थोड़ी सी आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म उनके अंदर आई कि अब हम लोग जो है वो ठीक करेंगे। उसके बाद कोल्ड वॉर का टाइम आ गया, ये भी इन्होंने देखा, एंड द हिप्पी मूवमेंट इन लोगों ने देखी। फाइनेंसिस में जब देखा जाए तो ये मैनेजिंग रिटायरमेंट विद लाइफ एक्सपेक्टेशंस ऑन राइज। नॉर्मली ये लोग जो थे, ये बहुत जल्दी पैसे खर्च नहीं किया करते थे, ये बहुत जल्दी पैसे खर्च नहीं किया करते थे, नंबर वन। और ये वो लोग थे जो एक दूसरे पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं किया करते थे। तो इसलिए इनको कन्विंस करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट जब हम लोग सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, इनको कन्विंस करने के लिए हम लोगों को, या उस वक्त जो मार्केटिंग वाले थे, उनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते थे। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे आता है जनरेशन वाई। ये कौन सी है? ये तकरीबन वो लोग जिनकी आज उम्र तकरीबन 40, 42 और 55, 56 साल होगी। ये वो लोग हैं जो कि 1965 से लेकर 1979 इस एज में पैदा हुए। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो यही जनरेशन है। मीडिया कंजम्पशन, इसमें ज्यादातर ये इनके इवेंट्स हुआ करते थे। फिर आ जाएंगे कि शेपिंग इवेंट्स, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर यहाँ पे खत्म हुई थी। द राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग, ये पर्सनल कंप्यूटिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। और ये जो कंप्यूटर्स है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का और मैक का, जिसको हम लोग मैकिनटॉश कहते होते थे, तो ये जो थे ये 1970s में, लेट 70s में स्टार्ट हो चुका हुआ था। ठीक है, और इवन लेट सेवेंटी अर्ली 70s में ही ये जो है वो मैकिनटॉश जो है वो स्टार्ट हो चुका था। पर्सनल कंप्यूटिंग के इवेंट्स आने लग पड़े थे, ज़ाहिर है उससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज वो टेक्नोलॉजी आने लग पड़ी। ठीक है, फीलिंग लॉस्ट बिटवीन द टू ह्यूज जनरेशंस। ये इनके यहाँ होता ये था कि इनके यहाँ पेरेंटल जो होती थी ना, डिवोर्सेस, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ये वो जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा महरूम रही, क्योंकि ये वो टाइम था कि जब इनके पेरेंट्स जो है वो बहुत जल्दी इनके यहाँ डिवोर्सेस हो जाया करते थे। चूँकि अमेरिकन डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि ये जो बच्चे थे ये काफ़ी ज़्यादा महरूम रहे। ठीक है, कैरिंग द हाइस्ट डेट लोड while still रेजिंग चिल्ड्रन एंड सेविंग फॉर रिटायरमेंट। तो ये वो लोग जो अपने बच्चों की नशोनुमा और बच्चों को पाल भी रहे थे, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो कर्जे में डूबे हुए थे। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जनरेशन वाई। जनरेशन वाई जो है, अगर हम लोग देखें, तो ये वो जनरेशन है जो शायद हमारी जनरेशन है। ये 1994 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे ये 2000 है। अगर 2000 की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो शायद